हेलो दोस्तों, पीएनएसटी की एग्ज़ाम की तैयारी के अंतर्गत ये हमारा जूलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पेपर है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो पीएनएसटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है ये वहाँ से लिए गए हों। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो क्या क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एनसीडी किस कमी से होता है। तो एनटीडी किस कमी से होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनटीडी क्या होता है। तो एनटीडी है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो एनटीडी है आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आपका फोलिक एसिड की कमी की वजह से। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चे रहते हैं, जो नवजात बच्चे रहते हैं, उनकी स्पाइनल कॉर्ड में कहीं ना कहीं डिफेक्ट आता है। स्पाइना बिफिडा इस टाइप से एक टर्म्स उसमें यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि गर्भाशय का भार कितना होता है। तो जो गर्भाशय है, जब लेडीज प्रेग्नेंट नहीं होती है उस समय जो गर्भाशय का भार आपको बताना है कि वो वेट उसका कितना होता है। ऑप्शन आपके रहेंगे, क्या आपके ऑप्शन में क्या वो 70 ग्राम है, क्या 60 ग्राम है, या 65 ग्राम है, या 35 ग्राम है। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका कि जब लेडीज प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसका जो भार होता है वो क्या होता है? 35 ग्राम होता है। और इसका जो आकार होता है, जो सेब होता है, वो कैसा होता है? आपका नाशपाती के आकार का होता है। तो कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या क्वेश्चन। आपको बताना है कि जन्म के बाद नवजात के शिशु पर लगा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ कहलाता है। तो आपको बताना है कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है उस समय बच्चे के एक सरफेस के ऊपर क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ आता है, उसको हम क्या कहते हैं? इससे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो चिपचिपा पदार्थ रहता है, जो बच्चों के सरफेस एरिया को कवर करके रहता है, ये क्या करता है? फ्रिक्शन से बच्चे को बचाता है, जिससे कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है उस समय। इसके अलावा जब बच्चा गर्भावस्था के दौरान जो मदर रहती है, यूट्रस उसके अंदर रहता है, तो ये जो पदार्थ रहता है, ये पदार्थ एक प्रकार से लुब्रिकेटेंट के साथ साथ, जैसे हमने देखा, एक वैक्स के रूप में काम करता है, जो कि वाटर रेजिस्टेंस होता है, जिससे जो बच्चा है उसकी स्किन गल नहीं पाती। तो ये एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? बर्टेक्स जेली बोलेंगे, लिनुगो बोलेंगे, बर्नेक्स कोरिसो बोलेंगे, या फिर पुल्प द्रव्य बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? बर्नेक्स उसको हम बोलते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या है। अब आपको बताना है कि गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस सामान्यतः कब तक समाप्त हो जाता है। तो एक चीज़ है कि मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है उल्टी होना, उल्टी जैसा मन करना। तो ये मॉर्निंग सिकनेस कहलाता है। और यदि किसी लेडीज प्रेगनेंसी रहती है तो ये मॉर्निंग सिकनेस की कंप्लेन कब ख़त्म हो जाती है। आपके ऑप्शन है 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाती है, 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाती है, 4 से 6 महीने में ख़त्म हो जाती है, या फिर 9 माह तक ये रहती है। तो बेसिकली सभी के अलग अलग रहते हैं, पर जो कॉमनली जो इसका आंसर आता है वो आता है 4 से 6 माह की कंडीशन में ये मॉर्निंग सिकनेस आपकी ख़त्म हो जाती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं क्या है। आपको बताना है अंडाणु और शुक्राणु के मेल को क्या कहते हैं? क्या इन्हें क्या कहा जाता है? क्या इसे जायगोट कहेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, इम्प्लांटेशन करेंगे, या फिर एम्ब्रियन कहेंगे? तो अक्षर में इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, यदि हम एम्ब्रियोस की बात करें तो जो फर्स्ट इम्प्लांटेड
जो बच्चा रहता है उसे एम्ब्रियन कहा जाता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि किसी भी अंडाणु और शुक्राणु के मेल के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसे किस यूट्रस में इम्प्लांट होना। फर्टिलाइजेशन कहलाता है अंडाणु और शुक्राणु को मेल को, और इसका जो सही आंसर वो क्या है, जायगोट। जायगोट एक प्रोडक्ट होता है जो कि अंडाणु और शुक्राणु के मेल के बाद में बनता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रसव के लिए सर्विक्स का विस्तारण कितना होना चाहिए? जब किसी लेडीज़ को फुल टर्म डिलीवरी के साथ साथ जब उसमें डायलिटेशन होता है, डायलिटेशन का मतलब होता है सर्विक्स की एक जो लेंथ रहती है, सर्विक्स का जो आकार रहता है वो मिनिमम डायलिटेट होना चाहिए, उसके बाद ही है जो बच्चे की डिलीवरी उसमें संभव हो पाती है। तो आपको बताना है कि जो सर्विक्स की जो लेंथ है वो कितने तक डायलेटेड होना चाहिए। क्या आपके हिसाब से वो 8.5 सेंटीमीटर तक हो जाना चाहिए, 9 तक होना चाहिए, या 10 के होना चाहिए, या फिर 12 सेंटीमीटर के समथिंग होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, जब वो बच्चे डिलीवरी या मदर डिलीवरी के लिए तैयार हो जाती है तो उसका सर्विक्स का डायलेशन मिनिमम 10 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। इसके बाद ही जो डिलीवरी की प्रोसेस है वो आगे कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गायनिक से लेकर। गायनिक के अंतर्गत ये है कि गर्भावस्था के दौरान योनि के नीले विवरण को कहा जाता है कि जब गर्भावस्था होती है उसमें ये साइन देखने को मिलते हैं, चैडविक साइन, हैगर साइन, ओसेंडर साइन, पामर साइन। तो इसमें से आपको वो कौन सा साइन है जो गर्भावस्था के दौरान जो हमें देखने को मिलता है? तो इसमें आपको एक देखना है कि इसमें जो आपसे पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान यदि जो महिला है उसकी जो योनि है वो नीले रंग की हो जाती है, तो इसमें इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? क्या इस कंडीशन को हम चैडविक साइन बोलेंगे, हैगर साइन बोलेंगे, ओसेंडर साइन बोलेंगे, या फिर पामर साइन बोलेंगे? तो एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। यदि हम पामर साइन की बात करें तो इसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन जैसी फीलिंग आती है, मतलब संकुचन जैसा फीलिंग आती है। और यदि हम ओसेंडर साइन की बात कर लें तो इसमें क्या होता है, पल्सेशन आते हैं। और यदि हैगर साइन की बात कर लें तो इसमें सर्विक्स का सॉफ्टिंग की कंडीशन बनती है। और जो आंसर हमारा है ये है आप चैडविक साइन, बिकॉज चैडविक साइन में जो योनि के जो कलर रहता है वो क्या हो जाता है, ब्लूइश कलर होता है, और इसका कारण रहता है हाई लेवल में ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर है वो नीला नीला दिखना लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि आपको बताना है कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा होता है या प्लेसेंटा किसे कहते हैं, जो बच्चा जिसके द्वारा न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है गर्भावस्था के दौरान उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। और उसका जो प्लेसेंटा का जो व्यास होती है वो व्यास कितना रहता है, उसकी जो व्यास है वो कितना रहता है आपको बताना है। तो उसका जो व्यास क्या 18 से 20 या 20 से 18 से 20 के बाद में 23 से 25, 15 से 18 या फिर 26 से 28? तो उसका जो सही आंसर वो है आपका कि जो उसका जो व्यास रहता है वो रहता है 23 से 25 सेंटीमीटर के समथिंग उसका व्यास रहता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और बताते हैं। प्रसूति का अवस्था कहते हैं, प्रसूति का अवस्था किसे कहते हैं? प्रसूति का अवस्था मतलब आपको बताना है कि किस टाइम ड्यूरेशन को हम प्रसूति का अवस्था कहेंगे। क्या किसी बच्चे की डिलीवरी के बाद 3 हफ्ते बाद तक की अवधि को प्रसूति का अवस्था कहेंगे, 4 हफ्ते तक की प्रसूति का अवस्था कहेंगे, 5 हफ्ते तक की प्रसूति हफ्ते कहेंगे, या फिर 6 हफ्ते तक की महिला के लिए अवस्था जो है वो प्रसूति का अवस्था के अंतर्गत आएगी? तो इसमें से जो सही आंसर वो है आपका, यदि किसी महिला की डिलीवरी होती है तो उसकी अवधि के डिलीवरी के अगले 6 महीने तक उस अवस्था को बोलेंगे प्रसूति का अवस्था। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बताना है प्रोटोग्राफ संबंधित है, प्रोटोग्राफ संबंधित है। तो प्रोटोग्राफ एक प्रकार का ग्राफ होता है। इस ग्राफ के अंतर्गत एक
जो भी घटनाक्रम होती है उस घटनाक्रम को एक सीरियल वाइज स्ट्रक्चर के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि ये जो फोटोग्राफ है इस किस चीज़ से संबंधित है। क्या यह आपका गर्भावस्था से संबंधित है, या प्रसवावस्था से है, या एनीमिया से है, या फिर प्लेसेंटा से है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, जब महिला की डिलीवरी होती है तो उस डिलीवरी की इवेंट्स को एक चार्ट के द्वारा हम नोट करते हैं, और उस जो नोट करने वाला जो चार्ट है उस चार्ट का नाम ही फोटोग्राफ है। तो ये सीधा सीधा प्रसव की जो अवस्था है उससे संबंधित है फोटोग्राफ। अब आपको बताना है कि मनुष्य का जो तापमान है कितना होता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। क्या वह 96 फ़ारेनहाइट रहता है, या 37 सेल्सियस रहता है, या 310 केल्विन रहता है, या ये सभी उत्तर आपके सही हैं। तो यदि हम बात करें तो ये तीनों उत्तर आपके सही हैं। इसका डी ऑप्शन राइट है, बिकॉज ये 98.6 फ़ारेनहाइट सही है। सेल्सियस की मात्रा में 37 सेल्सियस सही है, और केल्विन की मात्रा में 310 केल्विन सही है। तो इसका जो सही आंसर वो है डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ये आपको भी पता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है वो है कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। इसके बाद में आपके ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।